अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान अर्थात कि सोशल साइंस एसएसटी से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम काफी नजदीक है। तो हम लोग काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं, आप भी काफी ऑब्जेक्टिव याद कर चुके हैं, लेकिन सब्जेक्टिव आप नहीं बनाइएगा तो फिर सामाजिक विज्ञान में आपका 80 में 80 कैसे स्कोर आएगा। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि सामाजिक विज्ञान से जो वीवीआई महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर समझेंगे। तो ध्यान से अंत तक एक एक बात को सीखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। अगर क्लास को आप अंत तक देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान को हम लोग इतना अच्छा सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे कि क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, रटना आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न हम लोग लेंगे बिल्कुल उसको बेसिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। और आज का ये क्लास आप देखते हैं तो यहां से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां से काफी प्रश्न सीधे सीधे आपके इस साल के बोर्ड परीक्षा में एक दो नहीं काफी प्रश्न आएगा, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट सभी से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझेंगे। और यहां से सब्जेक्टिव प्रश्न आप पढ़ने से यही फायदा होता है कि यहां से तमाम ऑब्जेक्टिव अर्थात कि आज के क्लास से देखिएगा एग्जाम में पेपर में आपको खुद चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा या सेकंड शिफ्ट में, खूब सब्जेक्टिव प्रश्न सीधे सीधे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो सब्जेक्टिव से ही आता है, तो तमाम ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार क्लास की। पहला प्रश्न आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोग छोड़ दे रहे हैं, चल रहे हैं सीधे सब्जेक्टिव पर। सबसे पहले हिस्ट्री के खंड से आपको सब्जेक्टिव मिल रहा है, सभी खंड से चर्चा करेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपदा प्रबंधन, घबराने की कोई बात नहीं है। तूफानी लाल यहाँ पे साथ में बता रहा है कि बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आ गया सर हिस्ट्री से, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सर इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका पर लघु टिप्पणी लिखे। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, आपको उत्तर इसी तरह लिखना है कि मेजनी एक सेनापति, दार्शनिक, साहित्यकार और गणतंत्र का समर्थक था। वह राष्ट्रवादियों के गुप्त कार्बोनरी का सदस्य था। 1831 ईस्वी में स्थापित यंग इटली संस्था के माध्यम से संपूर्ण इटली के एकीकरण का प्रयास किया। चार्ल्स एल्बर्ट और पोप की वजह से वह असफल रहा, अंततः मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। इतना आप उत्तर लिख देंगे आपको अंक मिल जाएगा। आप सोचिए यहां से कितना ऑब्जेक्टिव का कमांड हो गया। पूछेगा मेजनी कौन था, तो सेनापति, दार्शनिक और साहित्यकार था। मेजनी किस स्वादियों के संगठन का सदस्य था सर, तो कार्बोनरी का। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो यंग इटली या यंग यूरोप दोनों का स्थापना मेजनी ने किया था। कब किया था सर, 1831 में। मेजनी किससे पराजित हुआ, तो चार्ल्स एल्बर्ट और पोप के वजह से। अंततः मेजनी को इटली छोड़ना पड़ा। सोचिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका यहां से मिल गया सब्जेक्टिव के साथ साथ। प्रश्न क्या पूछा था सर कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका था। एक सेनापति, दार्शनिक, साहित्यकार और गणतंत्र का समर्थक था। वह राष्ट्रवादियों के गुप्त संगठन कार्बोनरी के सदस्य के साथ साथ यंग इटली और यंग यूरोप के माध्यम से इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। काफी हद तक उसने सफलता भी प्राप्त किया, लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट और पोप के वजह से वह असफल होकर इटली से पलायन कर गया। तो यही उसका योगदान था। कहा था लघु टिप्पणी लिखे, छोटा सा टिप्पणी करना था, तो इतना हम लोग लिख देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मैं शुरू में बोल दिया काफी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और सिर्फ वीवीआई प्रश्न। आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न सीधे सीधे पेपर में आएगा। उत्तर मैं इसीलिए लिखा रहा हूं, ऐसे ही आपको छाप कराना है। कह रहा है दांडी यात्रा पर एक टिप्पणी लिखे। इससे देखिएगा कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। पहले आइए आंसर को समझते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की दूरी 24 दिन में पूरी हुई। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। इसके साथ ही सविनय आंदोलन प्रारंभ हो गया। देश के विभिन्न भागों में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इतना आप लिख देंगे, आपका दांडी यात्रा का उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से सर कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। मैं बोला ऑब्जेक्टिव का भी आपका कमांड हो रहा है, सब्जेक्टिव के साथ साथ एक तीर से दो शिकार हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब चलिए मेरे साथ जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, आपका भी रिवीजन होगा। मैं आपसे प्रश्न क्या पूछा कि दांडी यात्रा किसने किया,
क्या कहेंगे सर? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, रिपीट करके याद कीजिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया था? 12 मार्च 1930 को। उनके साथ कितने उनके सहयोगियों के साथ यात्रा शुरुआत हुआ? तो 78। कहां से शुरू किया गया था सर? तो साबरमती आश्रम से। कहां तक गए थे? दांडी तक। कितना मीटर की दूरी तय किए? तो 240 मील। कितना दिन दांडी यात्रा चला? 24 दिन। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था सर? समुद्र के पानी से नमक बनाकर नामक कानून को तोड़ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ? पूछिए, ये प्रश्न कितना बार बिहार बोर्ड पूछा है? तो दांडी यात्रा से हुआ था। अब समझ सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वीवीआई प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, उत्तर आप किस रूप में लिखेंगे? तो ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है, लिखकर याद जरूर कर लीजिएगा। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमानों पर मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। इसमें पूंजी निवेश, कच्चा माल, उपकरण, श्रम एवं बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुआ। स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, पावर लूम, सेफ्टी लैंप, वास्प इंजन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कह रहा है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं सर? तो औद्योगिकरण देखिए वो प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले उद्योग धंधा का विकास नहीं होता। सबसे पहले लोग हथकरघा था, हाथ से कोई भी वस्तु का उत्पादन होता था, लेकिन औद्योगिकरण के फलस्वरूप काफी ज्यादा मशीन का उद्योग का विकास हुआ और वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर मशीन द्वारा होने लगा। इसमें जो है पूंजी निवेश, कच्चा माल, उपकरण और श्रम बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अर्थात कि औद्योगिकरण एक लाइन में बोला जाए तो उद्योग धंधा से वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। उद्योग धंधा का विकास औद्योगिकरण कहलाएगा। अब ये प्रश्न पूछेगा कि औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुआ? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। कहां हुआ सर? तो इंग्लैंड में। आप मेरे बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, क्लास में आपका ध्यान होगा तो आपको क्लास में ही याद हो रहा है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तूफानी लाल यहां पे बता रहा है कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको प्रश्न याद करके जाना है। कह रहा है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। 3 कारण का उल्लेख करें। अभी तक देखिए हम लोग जो प्रश्न लेकर समझ रहे थे वो हिस्ट्री से था, ये ज्योग्राफी से आ गया। मैं शुरू में बोला सभी आपका सोशल साइंस के खंड से प्रश्न आएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्योग्राफी का। कह रहा है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि क्यों हुआ है? कोई 3 कारण बताइए। ज्योग्राफी में बिल्कुल सटीक उत्तर आपको इसी तरह लिखना है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि के निम्नलिखित 3 कारण है। पहला कारण, शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूल कॉलेज। आप जानते हैं प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न को समझिएगा कि लोग गांव से ज्यादा शहर में क्यों जनसंख्या बढ़ रहा है? क्योंकि शहर में क्या है? शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूल कॉलेज है और वर्तमान में हर कोई चाहता है कि हमारे आने वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी पीढ़ी है, उसको अच्छा शिक्षा मिले, इसलिए लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरा, रोजगार का पर्याप्त साधन। आप जानते हैं ग्राम में क्या रोजगार आप कर सकते हैं? सिर्फ कृषि, और कृषि में काफी छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है, मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। और दूसरा, कोई भी आप बड़ा बिजनेस गांव में नहीं कर सकते हैं, नहीं चलेगा, इसलिए रोजगार के लिए भी साधनों में पर्याप्त नहीं है, तो लोग रोजगार के लिए भी शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। चिकित्सा सुरक्षा एवं अन्य शहरी सुविधाओं की प्राप्ति। चिकित्सा का भी सुविधा आप जानते हैं, हॉस्पिटल का भी सुविधा ग्रामीण इलाकों में नहीं है, इसीलिए भी लोग शहर जाते हैं। ग्रामीण इलाका में उतना सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, ये सभी अन्य शहरी व्यवस्थाओं की प्राप्ति के लिए लोग शहर जा रहे हैं। ये 3 आपको याद रखना है, लिख दीजिएगा। 3 ही पूछा था, इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न को समझते हैं। ये भी ज्योग्राफी से प्रश्न है। कह रहा है उद्योग स्थापन को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है। सभी इस साल की पेपर में आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न याद करते चलिएगा। इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि उद्योग स्थापना को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित है। पहला, कच्चे माल की प्राप्ति। दूसरा, यातायात की सुविधा। तीसरा, बाजार। कह रहा है उद्योग स्थापना अर्थात कि उद्योग धंधा का, उद्योग का, कंपनी का, इंडस्ट्री का जो होता है लोकेशन, वो कहां पे लोकेशन देके क्या क्या वहां पे देख कर इंडस्ट्री स्थापित किया जाता है। तो वहीं कहा कि 3 कारक बताइए। तो देखिए जहां पे कच्चा माल की प्राप्ति होगा, क्योंकि कंपनी का काम क्या होता है? कच्चा माल प्राप्त करना, और कच्चा माल से कंपनी अपने मशीन के द्वारा उससे हमारे उपयोग के लायक सामान बना देता है। तो जहां पे कच्चा माल होता है वहीं पे कंपनी ज्यादा स्थापित किया जाता है। दूसरा, जहां पे यातायात की सुविधा हो, ताकि कंपनी में आप जानते हैं जो कच्चा माल आएगा कंपनी में वो भी यातायात के साधन से आएगा, और ये जो है कंपनी से बाहर बनकर निकलेगा सामान, तभी यातायात का सुविधा होगा, तभी आसानी से जा पाएगा, तो वहीं पे कंपनी की स्थापना होता है। तीसरा, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जहां पे बाजार हो, ताकि जो माल बने वहीं पे निकटतम बाजार में खप जाए। ये 3 फैक्टर्स जो है उद्योग स्थापना को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए इस पे भी प्रश्न पूछता है कि बिहार में ज्यादा उद्योग धंधा नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो है उद्योग धंधा को प्रभावित करने वाले 3 कारक नहीं है,
है, ना ही बिहार में हर जगह कच्चा माल मिल पाता है, ना ही बिहार में हर जगह भी यातायात की सुविधा है, ना ही उतना बड़ा बाजार है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप समझ चुके हैं, एग्जाम में आएगा, आप गलत नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न कह रहा है समोच्च रेखाएं ऊंचा वाच प्रदर्शन करने का सबसे सरल विधि है कैसे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है समोच्च रेखा से जो लोग हम ऊंचा वाच प्रदर्शन करते हैं वो सबसे सरल विधि है कैसे? आपको कारण बताना है, तो उत्तर आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, समोच्च रेखाएं ऊंचावाच प्रदर्शन करने की सबसे सरल विधि है, क्योंकि इससे धरातल की ऊंचाई नीचाई का सही सही ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, सूक्ष्म प्राकृतिक आकृतियों को सही रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहाड़, पठार, नदी, घाटी, जल प्रपात या विभिन्न प्रकार की ढाल को भली भांति दिखाया जा सकता है। प्रश्न क्या पूछा कि समोच्च, आप जानते हैं ऊंचावाच के प्रदर्शन के काफी विधि है, तो उसमें से समोच्च रेखा के द्वारा ऊंचावाच को दर्शाना सबसे सरल है। क्यों? तो पहला क्या कारण है कि धरातल से ऊंचाई नीचाई का ज्ञान जो है समोच्च रेखा के माध्यम से सही सही प्राप्त हो जाता है, तो ये एक कारण है। दूसरा कि सूक्ष्म प्राकृतिक आकृति को सही रूप से उसमें दिखाया जा सकता है। तीसरा, समोच्च रेखा के माध्यम से पहाड़ को, पठार को, नदी घाटी को, जल प्रपात को भली भांति दिखाया जा सकता है कि इसका ढलान कितना है, इसका ऊंचाई कितना है। तो ये सभी कारण बता रहा है कि समोच्च रेखा जो है ऊंचावाच प्रदर्शन की सबसे सरल विधि है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा दीर्घोत्तरीय टाइप प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय समझ रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न होता है वही है लॉन्ग आंसर टाइप। कह रहा है आपसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ तथा हानि का वर्णन करें। ये सभी प्रश्न मैं वहीं आपके लिए चुन कर लेकर आया हूं, जो मुझे लगता है कि इस साल के लिए सबसे वीवीआई प्रश्न है। क्या पूछा कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो चलाया जाता है, कि बहुत सारे उद्देश्य से जो नदी घाटी परियोजना बनता है जिसमें बड़ा बड़ा डैम, बांध बनाया जाता है, वहीं कह रहा है कि उससे क्या लाभ है और उससे क्या हानि है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, पूरा आपको इतना इसका उत्तर लिखना पड़ेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, हम लोग को जनरली क्या सिखाया जाता है कि हम सोशल साइंस में जोड़कर लिखेंगे, लेकिन जब जोड़कर आप लिखते हैं तो इसलिए आपका अंक कटता है। मैं जो भी उत्तर बता रहा हूं यहाँ पे देखिए, पीछे जो भी हम लोग चर्चा किए हैं, अगर कोई इसी रूप में विद्यार्थी सटीक उत्तर लिखता है, क्या पूछा था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लाभ और हानि, तो यहाँ पे देखिए लाभ और हानि आप दोनों बता देंगे तो आपको एग्जामिनर बिल्कुल अंक देगा, अगर कम भी आप लिखे इतना भी लिखे हैं तो पहले आपको क्या समझना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इससे क्या लाभ है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है, तो मैं बोला कि बहुत सारे उद्देश्य से किसी नदी घाटी पे परियोजना बनाना, जैसे किसी नदी घाटी पे बड़ा सा डैम विकसित करना, बांध बना देना, और उससे काफी, जैसे उससे पन बिजली का उत्पादन हो, उसी डैम से बाढ़ को रोका जाए, पानी को एक सही दिशा दिया जाए, उसी से नहर का निष्कासन करना ताकि हर जगह सिंचाई की भी व्यवस्था हो, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं बहुत सारे उद्देश्य से नदी घाटी पर चलने वाली परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। करा इससे क्या लाभ है, तो पहला लाभ है बाढ़ का नियंत्रण। चूंकि हम लोग क्या करेंगे, मैं बताया कि पानी को एक सही दिशा देते हैं नहर के माध्यम से, तो बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, जल विद्युत का उत्पादन, मैंने बताया कि यहाँ पे जो है पन बिजली की टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाया जाता है, तो वह जल विद्युत का भी उत्पादन होगा। तीसरा, नहर द्वारा सिंचाई की सुविधा, मैंने शुरू में बता दिया कि बांध बांधकर उसमें नहर को कनेक्शन दिया जाता है ताकि नहर में पानी रहे और वहां से पानी का सदुपयोग हो और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले। तीसरा, मिट्टी के कटाव को रोकना, क्योंकि देखिए जब नदी का पानी जो है लगातार एक दिशा में जाएगा तो ज्यादा कटाव करता है, उसको डैम से हम लोग रोक दिए बांध कर, थोड़ा थोड़ा पानी इधर जा रहा है थोड़ा इधर, तो कम कटाव करता है, तो इसको भी हम लोग रोक सकते हैं। और पर्यटक के लिए आकर्षण केंद्र बन जाता है, लोग वहां पे घूमने फिरने आते हैं क्योंकि पानी टकरा रहा है, यहां से इस तरह जा रहा है, तो लोग को देखना भी अच्छा लगता है। जैसे आप देख रहे हैं वाल्मीकि नगर बैराज जो है वहां पे देखिए सिर्फ डैम के माध्यम से, वो भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो है उदाहरण है, वहां पे कितना अच्छा पर्यटक का आकर्षण केंद्र इस समय बन चुका है। तो ये सभी सर इसका लाभ है। अब प्रश्न में कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की हानि भी बताइए, तो आपको उत्तर इसी तरह लिखना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से निम्नलिखित हानि है। पहला है कि भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, मिट्टी में लवणता बढ़ जाता है। तीसरा, विस्थापन की समस्या होता है, क्योंकि लोग जब डैम आप बनाएंगे तो वहां से लोग दूसरे जगह पर पलायन करेंगे। तो इतना आप उत्तर याद करके लिख देंगे। उम्मीद करता हूं अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको क्लास में याद हो रहा होगा, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न है आपके पॉलिटिकल साइंस अर्थात की राजनीति विज्ञान, जो आपका लोकतंत्र है, सिविक्स है, उसी से कह रहा है जनसंघर्ष के दो पक्ष का उल्लेख करें। कह रहा है जनसंघर्ष के दो पक्ष बताइए, तो उत्तर ऐसे ही आपको लिखना है कि जनसंघर्ष के दो पक्ष हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक।
राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पे व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उद्देश्य सकारात्मक है। वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध असहमति का भाव नकारात्मक है। ये छोटा सा लघु उत्तर ये प्रश्न था। क्या पूछा था कि जन संघर्ष जो होता है, जो आपके स्ट्रगल्स जो हम लोग अपने में जो संघर्ष करते हैं दो गुट के बीच में, उसके दो पक्ष बताइए। तो देखिए संघर्ष के दो पक्ष होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। इसको क्या समझना है, सकारात्मक क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यवस्था है, कोई राजनीतिक व्यवस्था ही है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उसमें एक गुट कहेगा कि ये सही हो रहा है। जैसे जाति के आधार पर कोई कानून बन गया देश पर, एक जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो एक गुट कहता है कि सही है, दूसरा गुट कहता है नहीं गलत है। तो ये भी एक जन संघर्ष है, लेकिन ये सकारात्मक है, इससे अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण की बात करें तो सामाजिक स्तर पर, जैसे मान लीजिए एक दहेज प्रथा है। अब कुछ गुट कह रहा है कि दहेज लेना सही है, कुछ गुट कह रहा है कि नहीं दहेज लेना गलत बात है। तो ये भी जो है एक जन संघर्ष नहीं, दो लोगों में मतभेद है, लेकिन ये भी क्या है, ये अच्छा है, सकारात्मक इससे परिणाम निकल कर आएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दहेज क्या है, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, एक कुरीति है दहेज लेना, एक अभिशाप है। तो इसको दूर करने का प्रयास करने के लिए अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये जन संघर्ष का सकारात्मक पहलू है। और दूसरा इसका नकारात्मक पहलू, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा काम भी हो रहा है, उसको आप जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं और लोगों में संघर्ष की उत्पत्ति कर रहे हैं। जैसे लीडर लोग आजकल करते हैं कि जाति के आधार पे दो गुट में लड़ा दिए, या किसी भी गलत आधार पे आपको दो गुटों में लड़ाई हो गया, संघर्ष हो गया, तो वो क्या है, इसके जन संघर्ष का नकारात्मक पहलू है। तो उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ चुके हैं, इससे आसान भाषा कुछ नहीं होता है सोशल साइंस समझने का। करता हूं आप क्लास को लाइक कर दिए होंगे, क्योंकि आपका मित्र यहां पे तूफानी लाल आपसे यही बता रहा है कि क्लास को आपको लाइक करना है, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एग्जाम तक डेली 6:30 PM पे एक नया आपके लिए क्लास अपडेट कर दिया जाएगा। और इतना क्लास आप देखकर जाएंगे तो आपका अंत समय में रिवीजन होगा और यहां से सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा VVI प्रश्न जो इस साल के पेपर में देखने को मिल सकता है आपके सोशल साइंस में। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी आएगा। कह रहा है चिपको आंदोलन क्यों और कहां हुआ, इसका उत्तर देखिए बिल्कुल आसानी से याद कीजिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा। उत्तर आपको सटीक इसी रूप में लिखना है कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड प्रांत में आरंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। यह पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया आंदोलन था। जंगलों में व्यावसायिक आधार पर वृक्षों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन किया गया। गांव वाले विशेषकर महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। अब पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए चिपको आंदोलन क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1970, उस समय उत्तराखंड नहीं बटाया था, उसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, तो उस समय उत्तराखंड में 1970 के दशक में आंदोलन हुआ। इसका उद्देश्य था पर्यावरण का रक्षा करना। उस समय क्या हो रहा था कि उत्तराखंड के जो आदिवासी इलाका था, जहां पे जंगल था, वहां पे व्यवसाय के लिए चंदन के लकड़ी और सब बहुमूल्य लकड़ी काटकर जो है उसको बाहर बेचा जाता था अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो वहां पे के महिलाओं ने जब भी वहां पे कोई भी व्यवसायिक पेड़ काटने जाते थे तो वहां के महिलाएं और वहां के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उससे चिपक जाते थे पेड़ से, कहते थे कि मुझे भी आपको काटना पड़ेगा इसके साथ में। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि चिपक के हम लोग पेड़ पौधा बचा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं चिपको आंदोलन। बाद में आंदोलन इतना प्रसिद्ध हुआ कि सरकार को इस पे कानून बनाकर रोक लगाना पड़ा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि नहीं। यहां से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, इस प्रश्न का आपको सटीक जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में अभी देते चलिए। अगर डेली आपको लाइव चैट में कमेंट करना है तो 6:30 PM पे आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको समझे, क्योंकि यहां से खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। पूछेगा चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो क्या आप कहिएगा सर 1970 के दशक में। बिल्कुल सही। कहां पे हुआ था चिपको आंदोलन, तो उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो पर्यावरण के रक्षा से, वृक्ष की कटाई को रोकने से। फिर पूछेगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। इसमें से देखिएगा एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। शुरू में बोल दिया कि आपका एक तीर से दो शिकार हो रहा है, सब्जेक्टिव तो आप याद ही कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहां से खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। आज के क्लास से पेपर में प्रश्न नहीं आए, चाहे आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हो या फर्स्ट शिफ्ट में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए तूफानी लाल यही बता रहा है कि सिर्फ तूफान मचाने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं सर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो क्लास में आपका कंप्लीट हो रहा है। आपको क्या बताना है कि भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। चलिए सीखते हैं इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। सत्ता में साझेदारी आपसी टकराव से बचने के लिए भी आवश्यक हो जाता है। देखिए सत्ता में साझेदारी क्या होता है कि पावर शेयरिंग, अर्थात कि देखिए सत्ता में साझेदारी जैसे कहीं
पे भी जो जितने भी जिस देश के अंदर जितने भी विभिन्न प्रकार के समुदाय गुट के लोग हैं उन सब का सत्ता में बराबर भागीदारी हो। और भारत आप जानते हैं विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। भारत में तो विभिन्न स्तर पर विभिन्नता है, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे। तो इस विभिन्नता भरे देश में अगर राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व लाना है तो इसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब सत्ता की साझेदारी होगा सभी लोग का पावर शेयरिंग होगा और सभी लोग सत्ता में रहेंगे तो कोई ऐसा कानून ऐसा पारित नहीं होगा जो किसी खास विशेष वर्ग के लिए बनाया गया हो और किसी खास विशेष वर्ग को शोषण करता हो। क्योंकि देखिए जन संघर्ष का यही कारण है कि आदमी क्या करता है, कहीं पे भी जन संघर्ष का यही कारण कि एक पक्ष का विकास हो रहा है, जैसे हम लोग आपके बुक में बेल्जियम का उदाहरण लेकर पढ़ते हैं, एक पक्ष का विकास नहीं हो रहा है, तब इसको लगेगा कि मुझे सत्ता से दरकिनार किया जा रहा है, तब दोनों में जनसंघर्ष होता है। तो जनसंघर्ष को, आपसी टकराव को, गृह युद्ध को रोकने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न लेकर समझते हैं। अगला प्रश्न आगे आपके इकोनॉमिक्स में, शुरू में बोल दिया कि सभी विषय से प्रश्न आपको मिलेगा। कह रहा है कि व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उत्तर आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है तथा जिसके द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाएं करते हैं और अपनी आवश्यकता को संतुष्टि करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब रुपया पैसा का व्यवस्था, अर्थात कि जो भी काम हो, हर काम जिससे कि मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होता है और हमारी आर्थिक क्रियाएं, हमें जो भी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूर्ति होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया, जिससे हमें पैसा कमा सके, और इस पूरे तंत्र को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ये तो आसान प्रश्न था। देखिए अर्थशास्त्र नहीं पूछा था, इकोनॉमिक्स नहीं पूछा है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा अंतर यहां पे समझ लीजिएगा। देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है, नियम होता है कि मैंने नियम बना दिया। जैसे मैथ का हम लोग नियम पढ़ते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये क्या है सर, नियम है। अब इस नियम का हम क्या करेंगे, तो प्रश्न बनाने में यूज करेंगे। उसी तरह अर्थशास्त्र क्या कहता है, नियम बताता है कि यहां पे डिमांड एंड सप्लाई का ये नियम है, गरीबी का कुचक्र सिद्धांत। लेकिन इस नियम को कहां अप्लाई करेंगे, तो अर्थशास्त्र के नियम को जिस विशेष क्षेत्र में हम लोग अप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। जैसे देखिए अर्थशास्त्र कहीं भारत का अर्थशास्त्र नहीं होता है कि भारत का अर्थशास्त्र, इंग्लैंड का अर्थशास्त्र, अमेरिका का ऐसा नहीं। अर्थशास्त्र सबके लिए एक है, पूंजीवादी, समाजवादी, विस्तृत अर्थव्यवस्था, वो है अर्थशास्त्र। और जो है और अर्थव्यवस्था होता है एक खास इलाके का अर्थशास्त्र। एक लाइन में क्या आपको समझना है कि अर्थव्यवस्था जो है एक खास इलाके का अर्थशास्त्र है। जैसे अर्थशास्त्र का जो नियम आपके भारत में अप्लाई होगा वो भारत का अर्थव्यवस्था है, जो नियम इंग्लैंड में अप्लाई होगा वो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था है, जो नियम अमेरिका में अप्लाई होगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। तो अर्थशास्त्र क्या है, नियम है, और नियम का लागू जहां पे जिस इलाका में किया जाता है, खास इलाके का अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, अगले प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज के क्लास में आप लोग का कंप्लीट और तैयार हो रहा है। कह रहा है आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। सटीक उत्तर अपने को लिखना है कि सामान्यतः आय के आधार पर ही लोगों को अमीर एवं गरीब वर्ग में बांटा जाता है। आय कम होने के कारण वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ नहीं होते। इसके परिणाम स्वरूप बचत कम होता है। बचत कम होने के कारण विनियोग भी कम होता है, जिससे पूंजी निर्माण की दर भी कम होती है। पूंजी निर्माण की दर कम होने से प्रति व्यक्ति आय भी कम होता है। इस तरह से गरीबी का चक्र चलते रहता है। क्या पूछा कि आय में, इनकम में और आपका पोअरिटी अर्थात कि गरीबी में क्या संबंध है सर। तो देखिए आय और गरीबी में तो बड़ा संबंध है। आप जानते हैं जिसका आय अधिक है वो अमीर है, जिसका आय कम है वो गरीब है। तो पूरा यही जो है यहाँ पे कुछ अर्थव्यवस्था के भाषा में उत्तर लिखा गया था, इसको आप लिख दीजिएगा, नहीं तो सटीक जवाब है कि आय जिसका अधिक होगा वो क्या होगा, आपका अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अधिक बचत करेगा, तो वही क्या हो जाएगा, अमीर। जिसका आय कम है वो अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसी की पूर्ति के लिए उसे कर्ज लेना पड़ जाता है, तो फिर वो बचत क्या करेगा, फिर बचत नहीं करेगा तो फिर वो गरीब ही होगा। तो आय और गरीबी में काफी संबंध है, ध्यान से सीखिएगा। और एग्जाम में आपको अच्छा अंक लाना है तो नहीं तो आप ही के साथ देखिए डेली क्लासेज में तूफानी लाल भी क्लास कर रहा है, तो हो सकता है आपसे ज्यादा कहीं नंबर ये भी अच्छा से समझ रहा है तो कहीं इसी का नहीं आ जाए, क्योंकि देखिए हर क्लास को लाइक करता है। आपको भी लाइक कर देना और ध्यान से क्लास को समझना है। कह रहा है अगला प्रश्न, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। बहुत शानदार प्रश्न फिर आया, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है गुरुजी। तो उत्तर आपको बिल्कुल सटीक इस तरह लिखना है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मनुष्य के सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति
अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की अन्य वस्तुएं खरीदता है। चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय का माध्यम का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। देखिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली, जैसे एक हम लोग पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु बदलते हैं, लेकिन मुद्रा अर्थात कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या है, मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, उसे हम क्या बोलेंगे, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अर्थात कि इसमें हम कोई भी हमारे पास वस्तु है, सेवा है, कुछ भी है, उसे हम बेच सकते हैं आसानी से। उसे बेचकर क्या इकट्ठा करेंगे, मुद्रा, रुपया, पैसा, और फिर मुद्रा से हमें जो वस्तु खरीदना है वो हम लोग खरीद सकते हैं। अर्थात कि मुद्रा के आधार पर विनिमय करना क्या कहलाता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। और पीछे हम लोग पढ़े थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी समस्या था, उन सभी समस्याओं को दूर कर दिया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में हम लोग हर काम किससे करेंगे, मुद्रा से। हमें कोई वस्तु सेवा लेना है तो वो भी हम मुद्रा देकर लेंगे, कोई वस्तु सेवा बेचना है वो भी हम लोग मुद्रा के माध्यम से ही करेंगे। इसे ही बोलते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया आपके, देखिए किससे, तो है आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है इस साल के लिए। कह रहा है बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। सटीक उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि बाढ़ से बचाव के निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय पूछा था कि बाढ़ आएगा तो उसके विनाशकारी प्रभाव से हम लोग क्या क्या उपाय करके बच सकते हैं, तो नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाना, क्योंकि नदी के किनारे जो है मजबूत तटबंध बनेगा तो पानी उसको तोड़ नहीं पाएगा, जल्दी बाढ़ नहीं आ पाएगा, तो ये पहला कारण है। दूसरा, बांध का निर्माण करना ताकि पानी को सही डायरेक्शन दिया जा सके, कि कुछ नहर के माध्यम से कुछ सिंचाई के लिए, देखिए कहीं कहीं पे अभी भी हमारे देश में क्या है, कहीं पे जल का अभाव है और कहीं पे इतना जल है कि बाढ़ आ जा रहा है, तो उसको बांध बनाकर हम लोग सही दिशा दे सकते हैं। तीसरा, वृक्षारोपण करना, अगर वृक्ष का रोपण हम लोग करेंगे किनारे पर तो उसका मिट्टी का कटाव कम होगा। और चौथा, मिट्टी के कटाव को रोकना, यही मैंने बताया जो अभी। पांचवा, सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि पहले से सूचना पहुंचाया जा सके कहां पे बाढ़ आने वाला है, तो वहां के लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। ये सभी जो है बाढ़ से बचाव के उपाय है। इतना 5 आप लिख दीजिएगा। आपदा प्रबंधन कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, आपको जो भी अंक होगा वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज के क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। काफी जो महत्वपूर्ण प्रश्न था इस साल के लिए उसी की हम लोग चर्चा किए। सभी प्रश्न याद करके आप जाएंगे तो यहां से काफी प्रश्न पेपर में आएगा। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं ऐसे ही डेली क्लासेज तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।